चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं एक बात बताऊं, लाइसोसोम का कुल मिलाकर एक ही काम है। क्या काम है उसका? सेलुलर डाइजेशन। एक ही काम है उसका। क्या काम है उसका? सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि ऑटोफेगोलाइसोसोम का मैं आपको फंक्शन और अच्छे से ब्रीफ करूंगा, अभी करूंगा। अब फंक्शन में ही कर दूंगा। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? एक ही काम है, सेलुलर डाइजेशन। लेकिन पता है बच्चों, सेलुलर डाइजेशन दो प्रकार का होता है। यदि लाइसोसोम के एंजाइम सेल के बाहर जाके एक्ट करे, मतलब वो लाइसोसोम क्या करे, खुद अपना पूरा सेटअप लेके बाहर निकल जाए, सेल के बाहर जाके एक्ट करे, उसके एंजाइम बाहर जाके एक्ट करें, डायरेक्शन करें सब्सटेंस का, तो डायरेक्शन कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेक्शन। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और यदि, और जाहिर सी बात है, अगर सेल के बाहर जाके किसी को डाइजेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वो फॉरेन पार्टिकल ही होगा। लेकिन बाहर जाके डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म अलग तरीके से होता है। वो अभी जैसे मैं आपको समझा रहा था कि वो उसके साथ अटैच करेगा, ये वो नहीं। वो जो एंजाइम है वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन सहित, लाइसोसोम सहित फट के बाहर निकलते हैं और बाहर जो भी सब्सटेंस मिलता है उस पे जाके गिरते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो एंजाइम, मतलब कि जो प्रोसेस सेलुलर डाइजेशन का अंदर होगा सेल के, उसको आप बोलोगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कौन कौन से एक्टिविटी है। तीन चार एग्जांपल हैं, इधर भी देखेंगे और इंट्रा सेलुलर में भी अभी देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊं बच्चों आपको, जो फंजाई होता है ना, फंजाई, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्यों बोलते हैं सेप्रोफाइट? ये फंजाई का बॉडी है, ठीक है। बाहर कोई भी डेड पार्ट है, बाहर कोई भी डेड बॉडी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट, तो ये फंजाई क्या करते हैं, अपने लाइटिक एंजाइम, अपने लाइसोसोम को, मान लो फंजाई का सेल है, फंजाई अपने लाइसोसोम को क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाता है, और उसका लाइसोसोम अटैच होने के बाद पूरा एक्सोसाइटोस होकर बाहर आ जाते हैं और उसके एंजाइम से रिलीज हो जाते हैं, और वो एंजाइम इस डेड बॉडी पे जाके गिर जाते हैं और डेड बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जाके डाइजेस्ट करने लगते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस बैक्टीरिया मतलब फंजाई को बोलते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई। और यहाँ जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये स्पेसिफिकली डीकम्पोजिशन हो रहा है। फंजाई जो कर रहे हैं वो डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, ऐसा लिख लीजिए, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रोफाइटिक फंजाई वो होते हैं जो बाहर डेड बॉडी को डाइजेस्ट करे, लेकिन सेल के बाहर देखो ना, फंजाई के सेल के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी, क्या वो खुद अपना एंजाइम ही बाहर निकाल दिया, लाइसोसोम का जो एंजाइम था, और बाहर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, उसको बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन। तो पहला एग्जांपल तो इसका ये हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। दूसरा मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, मैंने कल आपको बोला था स्पर्म का एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से, याद है? स्पर्म का एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से। एक्चुअल में होता क्या है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है, मतलब कि लाइसोसोम के लिए सारा एंजाइम पैक करती है। कौन बनाता है? लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी बनाता है ना, तो वो लाइसोसोम के लिए सारा एंजाइम पैक करती है, और पैक करके उसको स्पर्म का हेड, ये मान लो स्पर्म है पूरा, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही पार्ट था एक्रोसोम। कल याद करिए मैंने बोला था ना कि ये एक्रोसोम है। तो होता क्या है, जो वहां एग की मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये एग है, अंदर में ये एग का जो भी है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, जो भी है इनफेक्ट यहाँ सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड होगा, ठीक है, और उसके बाद में सेकेंडरी साइड बन जाता है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तो इसको करना होता है डिजोल्व, किसको? इसको, तब जाके स्पर्म अंदर घुसता है। तो इसको डिजोल्व करने के लिए ये एक्रोसोम क्या करता है, अपना ये इस पार्ट को, वो अपना इस पार्ट को क्या करता है, अपने एंजाइम से पहले डिजोल्व करता है और अपने एंजाइम को निकालता है, ठीक है, और ये देता है, इस सेल मेम्ब्रेन को ऐसे गला देता है, पूरा का पूरा गला देता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तब
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोमल रिएक्शन से एग के मेम्ब्रेन को गलाया जाता है। एक्चुअल में वो आप मोर अप्रोप्रिएटली बोलो ओवम। अभी ये क्या है, सॉरी एग, एग, क्योंकि ओवम बाद में बोलना ज्यादा सही होता है, ये एग है। तो इसको, इसके मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन, इसको गलाया जाता है। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये सेल के बाहर होता है। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो मैंने साइड में बना दिया, बना सकते हो बात। अगला एग्जांपल लेते हैं एक्स्ट्रा, तो इस सेल के बाहर ही हो रहा है ना, स्पर्म के सेल के बाहर हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अगला अगला ले रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ऑब्लिक बोन डिजोल्यूशन ऑब्लिक, इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। पता है बच्चों, जो आपका बोन बनता है ना, बोन, तो मान लीजिए ये बोन बना है, देखिए इधर देखिए, कोई बोन का एक स्पेसिफिक खास शेप होता है, आपको पता है, ये बोन बन गया, ठीक है, देख पा रहे हैं आप? अरे यार, ये बोन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। बोन जब बन जाएगा तो परफेक्ट शेप उसका इस प्रकार का होता है। अगर लॉन्ग बोन है तो उसका एंड इस प्रकार से होता है ताकि उसका जॉइंट परफेक्टली बन पाए, ठीक है। तो इस दौरान ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट, ये यहाँ पे सेल लगे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, अपना एंजाइम निकालता है बाहर, मतलब उसके जो सेल है वो अपने लाइसोसोम के एंजाइम को बाहर निकालते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हो आप, ये एक्स्ट्रा पार्ट, इसको क्या करते हैं, गला देते हैं वो एंजाइम, क्योंकि जो भी बोन बना है वो तो ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बना है। तो वो जो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, लीजिए ये है आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने लाइसोसोम के एंजाइम को बाहर निकाल के एक्स्ट्रा पार्ट को गलाते हैं, और इस प्रोसेस को ही कहते हैं बोन डिजोल्यूशन, बोन के एक्स्ट्रा पार्ट का गलना। इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करा दो, बोन से हटा, उसमें कुछ मटेरियल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, बोन डिजोल्यूशन। और ये कौन कराता है, ऑस्टियोक्लास्ट के लाइसोसोम के एंजाइम कराते हैं। तो बताओ ये भी सेल का बाहर डायरेक्शन है कि नहीं? क्या ऑस्टियोक्लास्ट सेल अपने अंदर ये काम कर रहा है? नहीं, भले ऑस्टियोक्लास्ट सेल उस बोन का पार्ट है, लेकिन वो काम तो सेल के बाहर कर रहा है ना, गला रहा है, तब जाके बोन का एक परफेक्ट शेप आया। तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है आपके लेवल पर, कि एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन का 3 ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर लाइसोसोम के एंजाइम सेल के अंदर नहीं एक्ट कर रहे हैं, सेल के बाहर एक्ट कर रहे हैं। पहला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय सैप्रोफाइटिक फंजाई, एक्रोसोमल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी है एक्स्ट्रा बोन को गलाना, एक्स्ट्रा बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को गलाना। तो ये तो क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन। अब आता है इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर में 2 तरीके की बातें हैं। इंट्रासेल्यूलर में एक है ऑटोफेजी, क्या है, ऑटो PHA, ऑटोफेजी, और एक है हेटेरोफेजी, एक है हेटेरोफेजी। मैं बताऊं बच्चों, मान लो ये सेल है, मान लो ये सेल था, ठीक है, और ये कोई सेल था। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी सबस्टांस है जो सेल का ही अंदर का है। पता है कई बार क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ससुरा बड़ा तेज बनने लगता है, अब कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, खूब होशियारी दिखाता है सेल के अंदर। तो ऐसे होशियारी वाले ऑर्गेनेल को रखना ही नहीं है सेल को, वो तो नुकसान दिला देगा सेल का। जो ज्यादा होशियार बनता है वो तो पूरे सिस्टम को नुकसान दिलाता है ना। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को तुरंत गलाओ, मारो उसको, ठीक है, एक काम ये। दूसरा, एक बार बताइए, सेल के अंदर आपको पता है जो जो सेल ऑर्गेनली पुराने होते जाएंगे उसका तो काम हो जाएगा, तो उसको तो डाइजेस्ट करके हटाना चाहिए, गला फैला के उसको, नहीं तो जगत छेका रहेगा फालतू में, तो उसको गला के हटाइए। मतलब या तो मरे हुए या तो हाइपर एक्टिव सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अपने ही सेल ऑर्गेनेली को अपने ही लाइसोसोम के द्वारा गलाना है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी का प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम होगा ना, प्राइमरी लाइसोसोम है, और ये क्या है, ये है या तो
हाइपर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया या तो डेड माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको जाके ये इसके साथ जाके फ्यूज करेगा और ये पूरा का पूरा सेटअप गल जाएगा लाइसोसोम सहित, तब ना उसको बोले सुसाइडल बैग। खुद तो मरना ही है, जब सारे लाइसोसोम एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तब तो पूरा सेल ही मरता है। अच्छा, आपको एक वर्ड बता रहा हूं मैं, बारे में बताना भूल जाऊंगा। एक वर्ड है, अभी आप यहाँ देख रहे हो ऑटोफेजी, और एक वर्ड आता है ऑटोलाइसिस। इन दोनों वर्ड में अंतर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बता दे रहा हूं, दोनों वर्ड में अंतर है। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है जब सेल के अंदर के सारे लाइसोसोम एक साथ एक्टिव हो गए, तो बताइए सेल का मरना पक्का तय है कि नहीं है? सेल का मरना पक्का तय, पूरा सेल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा सेल मर के। इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, खुद का पूरा ब्रेकडाउन करा लिए, बस्ट कर गया, जब सारे के सारे लाइसोसोम एक साथ एक्टिव हो गए। और ऑटोफेजी मतलब क्या होता है पता है? सेल का नहीं मरना, सेल के अंदर का मरे हुए सेल ऑर्गेनेल का या हाइपर एक्टिव सेल ऑर्गेनेल का डाइजेशन कराना विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो वो उसके साथ अटैच करेगा, और पता है यही जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगे तो यही पूरा सेटअप, ये जो आप पूरा सेटअप देख पा रहे हो, यही पूरा सेटअप कराने लगता है ऑटोफेगोलाइसोसोम। क्या कराने लगता है ये? ऑटोफेगो, मतलब ऑटोफेजी होने वाला है यहाँ पे, ऑटोफेगोलाइसोसोम। तो याद कीजिए, मैंने अभी लिखा था ना वहां पे कि जब प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड कर जाएंगे सेल, अपने ही सेल, सेम सेल के सेल ऑर्गेनेल के साथ, तो वो सेम सेल ऑर्गेनेल या तो मरे हुए होंगे जिसको हटाना ही है, या हाइपर एक्टिव होंगे, एडवांस ज्यादा बन रहे होंगे, काबिल बन रहे होंगे अंदर में, उसको भी हटाइए, मारिए, हटाइए, गलाइए उसको। तो इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। और पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अब आते हैं हेट्रोफेजी पे। हेट्रोफेजी में मैंने आपको अभी पूरा प्रोसेस भी पढ़ाएंगे हेट्रोफेजी का। अगर कोई सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी, अगर वो अंदर आ गया तो उसको क्या करेगा? प्राइमरी लाइसोसोम अपने साथ बाइंड करेगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होगा, और वो उसके साथ जब बाइंड कर जाएगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बना कहलाने लगेगा, एक्टिव हो जाएगा और पूरा गला फैला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोफेजी, हेटेरोफेजी बोलते हैं। अब बात है कि हेटेरोफेजी में ये सब्सटेंस अंदर सॉलिड आया या लिक्विड आया। अगर सॉलिड आया तो प्रोसेस कहलाएगी, सुनना, अगर सॉलिड आया तो प्रोसेस कहलाएगी एंडो मतलब अंदर आना, फेगो मतलब एंगल्फ करना, एंडो फेगो सोम, एंडो फेगो सोम मतलब ये स्ट्रक्चर जो अंदर बनेगा, और प्रोसेस को बोलेंगे एंडोफेजी, ऐसे बोलोगे आप, एंडोफेजी। और अगर आया अंदर लिक्विड तो आप बोलोगे एंडोपिनो, पिनोजोम, जो अंदर आने के बाद बनेगा ये पूरा, ये पूरा। और इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो एंडोपिनी, ऐसा बोल सकते हो। कुल मिला के हेट्रोफेजी में फॉरेन पार्टिकल अंदर आएगा, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। अब बच्चा के मन में आता है सर वो गैस नहीं हो सकता है, ये पक्का सोच रहा होगा शिवानंद, सर वो गैस नहीं हो सकता, गैस अंदर आके उसको लाइसोसोम उसको नहीं डिजोल्व कर देगा। अरे गैस को लाइसोसोम डिजोल्व कर पाएगा? वो ऑर्गेनिक मैटर है क्या? वो जो गैस है, मैं पहले बता दूं, वो जो अंदर आता है सेल के अंदर, कोई CO2 या O2 हो, कोई भी गैस हो, सेल के अंदर जो आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। वो हेटेरोफेजी नहीं होता है। हेटेरोफेजी का मतलब या तो सॉलिड का अंदर आना या तो लिक्विड का अंदर आना। सॉलिड अंदर आएगा तो आप क्या बोलोगे? एंडोफेगोसाइटोसिस। प्रोसेस का लीजिए, प्रोसेस का मैं नाम लिख देता हूं। अगर ये अंदर आया तो प्रोसेस क्या होगा? एंडोफेगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड अंदर आया तो आप प्रोसेस को बोलोगे एंडोपिनोसाइटोसिस। अब देखो, फेगो और पिनो, अब पीते क्या हो? लिक्विड। पिनो, पिनो, पिनो मतलब लिक्विड। लिक्विड अंदर आया तो एंडोपिनोसाइटोसिस, और सॉलिड अंदर आया तो एंडोफेगोसाइटोसिस। अब इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म एक डायग्राम में भी हम देखेंगे। लेकिन बताइए आपको लाइसोसोम का एक ओवरव्यू फंक्शन आपके दिमाग में एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या होने वाला है? क्लियर हो गया? चलिए अब हम इस हेटेरोफेजी को देखें पूरा डायग्राम में। उससे पहले आपको ऑटोफेजी का सिग्निफिकेंस बता, ये बात नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, पहले ऑटोफेजी का सिग्निफिकेंस बताते हैं।
एक एक करके सारे सिग्निफिकेंस आपको हम डायरेक्ट काउंट करा देते हैं। एक बात बताइए, जो सेल मर चुकी है उस सेल को, मतलब जो सेल ऑर्गेनली मर चुकी है सेल के अंदर, उसको बाहर निकालना जरूरी है कि नहीं है? और इसके लिए ऑटोफेजी होगा कि नहीं होगा? ऑटोफेजी किससे होगा? बाय ऑटोफेगोलाइजोसोम, ऑटोफेगोलाइजोसोम। तो ये पहला सिग्निफिकेंस क्या दिखाएगा? रिमूवल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनली, डेड सेल ऑर्गेनली। चलिए दूसरा, दूसरा इधर 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 देखो शिवानंद, कहां देख रहा है? का नेटवर्क लगता है फंस गया अभी। कहां देख रहा था शिवानंद? क्या बोल रहा है पता नहीं आ रहा। हाँ, तो पहला तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनली, जो सेल ऑर्गेनली मर जाते हैं उसको हटाना। दूसरा, अगर कोई सेल ऑर्गेनली बहुत ज्यादा काबिल बन रहा है उसको भी तो हटाना, सेल का फिजियोलॉजी मेंटेन करना हुआ, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सेल के अंदर का जो फिजियोलॉजी है उसको एक रेंज में मेंटेन करना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है और घटने भी नहीं देना है। तो इसका आप दूसरा सिग्निफिकेंस क्या बोल सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ होम्यो, HOMEO, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब सेल के अंदर जो जैसे चल रहा वैसे चलते रहना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय डाइजेस्टिंग हाइपर एक्टिव सेल ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, तीसरा क्या है कि एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जब आप आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि फ्रॉग के लार्वा को कहते हैं टेडपोल, टेडपोल लार्वा। और जब एडल्ट बन जाता है तब बनता है फ्रॉग, ये एडल्ट है, ठीक है। आप टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप का होगा, गौर से देखिएगा, ठीक है, इस टाइप का होगा। ठीक है, ये टेडपोल लार्वा है। और ये पता है क्या है? ये है टेल रीजन। ये क्या है? टेल रीजन। क्या एडल्ट फ्रॉग जो बना, एडल्ट फ्रॉग बना दूं? उसका पार्ट थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे इस टाइप से रहता है ना। अरे यार, डायग्राम बन नहीं रहा यार आज। अच्छा लो, ये इस टाइप का तो रहता है ना फ्रॉग, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना अब। ये उसका मुंह कान वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये हो गया उसका पूरा बॉडी। क्या इसमें टेल है? जल्दी बोलिए, क्या इसमें टेल है? नहीं है। पता है कैसे होता है? जब ये एडल्ट लार्वा में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस। मतलब टेड लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो तो प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। इस दौरान तेल में जो सेल थे ना, तेल में जो बेटा सेल, मोरफोसिस का मतलब क्या होता है सर? टेडपोल का लार्वा में, टेडपोल है ना, टेडपोल लार्वा, इस लार्वा का एडल्ट में बदलना, इसका मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का एडल्ट में बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो इस दौरान जो ये टेल है,
टेल में जो कई सारे सेल हैं, दिख रहे हैं, येलो येलो सेल, ये सेल क्या करते हैं पता है? ये सेल अपना लाइसोसोम का एंजाइम, एक खास एंजाइम होता है, नाम आपको कोई नहीं पूछेगा, एक खास एंजाइम होता है, वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये अपने पूरे सेल को गलाते हैं, पूरे अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये सेल भी गया, ये सेल भी गया, ये सेल भी गया, ये सेल भी गया, ये समझ रहे हैं? वो अपने पूरे के पूरे पार्ट को गला लेते हैं। अब बताइए ये क्या है? ये एक प्रकार का ऑटोलाइसिस आप बोल सकते हैं। लेकिन ये ऑटोलाइसिस, ये भी तो ऑटोफेजी के ही वजह से होगा ना। ऑटोफेगोलाइसिस में कराएगा जी ऑटोलाइसिस, पूरे सेल का बर्स्टिंग। तो इस कदर से पूरे एक बॉडी पार्ट गल जाएगा, समझ रहे हैं? और इधर वाले बॉडी पार्ट के जो सेल हैं उसके लाइसोसोम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब उसके अंदर ऑटोलाइसिस वाला काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हो कि अपने ही बॉडी पार्ट को गला लिया जाए, तो ये जरूरी नहीं हमेशा ही नुकसान होता है, कुछ फायदे के लिए भी होता है। आपको एनिमल किंगडम में बताऊंगा कि टेल रेड्यूस हुआ, तो ये टेल रेड्यूस भले ही हो गया, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये टेडपोल लार्वा था तो उसमें टेल था। और ये मैं बता दूं, अपने अंदर भी टेल होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अगर आप एम्ब्रियो को देखिएगा, ह्यूमन के एम्ब्रियो को, उसमें भी टेल होता है, उसमें भी अपने टेल को, अपने ही सेल का, उसी के सेल का लाइसोसोम पूरे गल जाता है, मर जाता है और पूरा टेल रीजन खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो ये सिग्निफिकेंस है। क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑटोफेजी हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। आप कह सकते हैं ऑटोफेजी, ऑटोफेजी हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन का हटाकर एडल्ट में कन्वर्ट होना। कई सारे प्रोसेस होते हैं इस दौरान, मैंने आपको एक रोल ये दिखाया। तो इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में नहीं है, ऐड कर लेना, ये जल्दी लीजिए, जल्दी। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑटो मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस लाइसोसोम कैसे कैसे वर्क करता है। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, गौर से देखते चलिए, आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है? सेल है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यह एक यूकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो बताइए न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, ये रहा न्यूक्लियस, साइड में कहीं बना देते हैं ताकि और चीज हम दिखा पाए, ठीक है। आपको पता है कि इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी जुड़ा होगा, वो सब आपको पता है, ठीक है। ये देखिए गोल्जी बॉडी वगैरह भी जुड़ा होगा, सब आपको पता है। लीजिए गोल्जी बॉडी में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा गोल्जी बॉडी, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे लाइसोसोम होंगे। ये लीजिए, ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। क्या ये है प्राइमरी लाइसोसोम। आपको पता है कि प्राइमरी लाइसोसोम कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम को ऐसे लिख देते हैं कई बार 1 डिग्री लाइसोसोम, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री, समझते होंगे। अच्छा, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्यों बोला? जो पहले बना प्राइमरी, जो बाद में बना सेकेंडरी, जो उसके बाद बना टर्सरी, और जो अपने ही सेल के अंदर अपने ही सेल ऑर्गेनिक को मारने के लिए बना उसको ऑटो बोल देते हैं। जैसे तो प्राइमरी लाइसोसोम नहीं बनता है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे कई सारे हैं, एक नहीं कई सारे, दो ही में दो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कई सारे। अब हुआ क्या, कोई ऐसा मटेरियल था जो सेल के बाहर था। ये देखिए, ये फॉरेन पार्टिकल है। ये क्या है? फॉरेन, FORIGN, फॉरेन मटेरियल है। ये फॉरेन मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो मैं ऑब्लिक में लिख देता हूँ, ये सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। अब क्या हुआ, ये पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया। क्या किया? सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया। कौन? फॉरेन पार्टिकल अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन। ये काली वाली क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया होशियारी, कि उसको अटैच होने के बाद, लीजिए ये अटैच हो गया, अटैच हो गया, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता हुआ आपको दिख रहा होगा, अटैच हो गया। उसका सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, उसको धीरे धीरे अपने मेम्ब्रेन को, जहां से अटैच हुआ वो अपने मेम्ब्रेन को अंदर धीरे धीरे इंगल्फ करना शुरू किया। इस तरीके से देख रहे हैं, अंदर इनवेजिनेट करना शुरू किया। तो बताइए अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से धंसती चली जाएगी तो ये मटेरियल भी तो उसमें धीरे धीरे आता चला जाएगा ना, ऐसे देख रहे हैं, ये धीरे धीरे आता चला जाएगा, देख रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा पता है? धीरे धीरे सीन ऐसा होगा कि ये मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट होते होते उसको पूरा ऐसे ऐसे घेर लेगी, ऐसे पूरा घेर लेगी और वो मटेरियल उसके अंदर आ जाएगा। अब समझिए,
यहां से यहां तक का जो भी प्रोसेस आपको दिखा, कहां से यहां तक का जो भी प्रोसेस आपको, अरे रे, यहां से यहां तक का आपको जो भी प्रोसेस दिखा, इस प्रोसेस को यहां से यहां तक, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, क्या पता है बच्चों, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। अगर वो मटेरियल, ध्यान से रहे, अगर वो मटेरियल सॉलिड था तो वो कहलाएगा एंडो फेगो, मतलब फेगो मतलब सॉलिड, फेगो का मतलब होता है सॉलिड, एंडो मतलब अंदर, एंडोफेगो, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, मतलब सॉलिड के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आने की प्रोसेस। अगर वो लिक्विड था तो वो कहलाएगा एंडोपिनोसाइटोसिस, मतलब लिक्विड अंदर जाए कि सॉलिड अंदर जाए, जाएगी इसी तरीके से। और ये अब देखिए, अब वो क्या हुआ, एक सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर घिर चुका है, तो जो ये स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे, अगर वो ऐसे तो बोलेगा आप इसको एंडोसोम, क्या बोलिएगा, क्या हुआ, ये सिस्टम अचानक, अरे ये चार्ज में है ही नहीं, हुआ चार्ज, ठीक है, तभी से चार्ज में था ही ना। हाँ, तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर बना जो मेम्ब्रेन से घिरी हुई, आप देख रहे हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आया है, तो इसको तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, एंडोसोम, क्या बोलिएगा, एंडोसोम। अगर वो मटेरियल जो अंदर आया है, वो मटेरियल अगर सॉलिड रहा तो आप उसको क्या बोलिएगा, एंडोफेगोसोम, क्या बोलिएगा, एंडोफेगोसोम। और अगर वो मटेरियल लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन से गिर गई, तो उसका बोलेगा एंडोपिनोसोम, क्या बोलेगा। अब चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, अगर उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो पता क्या होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम इस एंडोसोम के साथ करेगा फ्यूजन, क्या करेगा, फ्यूजन। कौन कौन, प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसोम, चाहे वो हो सकता है एंडोफेगोसोम, चाहे वो हो सकता है एंडोपिनोसोम, सॉलिड लिक्विड का डिफरेंस है। प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ बाइंड कर दिया, अब ये इनएक्टिव था, देखिए, हेलो, यहाँ पे PS7 था, ध्यान से, यहाँ पे PS7 था, प्राइमरी लाइसोसोम, जैसे ही बाइंड किया तो वो अपने अपने मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे फ्यूज कर, ये देखिए इधर इधर, ये उसका मेम्ब्रेन हुआ, किसका, प्राइमरी लाइसोसोम का, और उधर वो काली वाली उसको लीजिए, ब्लू वाली लीजिए लीजिए, मतलब कि काली वाली उसकी मेम्ब्रेन को ऐसे अटैच कराइए, कराए, और ये मटेरियल अब उसके साथ क्या हो गया, उसके एंजाइम के कांटेक्ट में आ गया, और उसके एंजाइम यहाँ पे अंदर में भरे पड़े थे, ये रहा उसका एंजाइम, ये रहा। अब यहाँ पे पीएच क्या हो गया पता है, अब यहाँ पे पीएच हो गया अप्रोक्सीमेटली 5, और अब आप इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, क्या बोलिएगा इसको, सेकेंडरी लाइसो, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब आप समझ रहे होंगे, जिसका जिसका डाइजेशन कराना है करा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट इस सॉलिड में, अगर कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कराइए, लिपिड है उसका कराइए, प्रोटीन है उसका कराइए, चाहे लिक्विड है सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता है, उसका डाइजेशन कराइए। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन चल रहा है, अब जो जो चीज काम का है सेल तो उसको रखते चल जाएगी, डायरेक्शन होके क्या होगा, वो रिलीज होगा बाहर, सेल उसको रख लेगी। अब जो बच गया कचरा, जो इसके बाद कचरा बचा, वो कचरा इधर आ जाएगा इस टाइप से, मान लीजिए कचरा बच गया, और यही कचरा क्या है, यह है टर्सरी लाइसोसोम, ये क्या है, टर्सरी लाइसोसोम, या इसी को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी, अभी सिखाया था ना, इसी को बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब ये रेजिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइसोसोम क्या करेगा, पहले सेल के साथ ऐसे फ्यूज करेगा, देखिए ऐसे ऐसे फ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, फ्यूज किया, और अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, होशियारी देखिए इधर, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे 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 बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे। तो बताइए, अगर सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलने लग जाए, ऐसे ऐसे बाहर निकलने लगी सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो टर्सरी लाइसोसोम है, रेजिडुअल बॉडी, वो भी उसके अंदर ऐसे ऐसे बाहर जाने की कोशिश करने लगेगा, उसमें कचरा ही कचरा है भरा हुआ, और इतना बाहर जाएगी, धीरे धीरे इतना बाहर जाएगी कि इस तरीके से पूरा का पूरा बाहर ही निकल जाएगी, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, और वो कचरा बाहर चली गई, और उसमें टर्सरी लाइसोसोम था।
ये कचरा बाहर चली गई, ठीक है, ये बाहर चली गई, वही रेजिडुअल बॉडी। और ये जो पूरा प्रोसेस आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो आपने पूरा प्रोसेस देखा, इस पूरी प्रोसेस को, ये जो आपने पूरा प्रोसेस देखा, मैं कैसे करूं, आप समझ चुके होंगे, यहां से भी, यहां से लेके यहां तक, ये जो आपने पूरा प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। फिर से बड़ी बात, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो एक्सोफेगोसाइटोसिस, लिक्विड है तो एक्सोपिनोसाइटोसिस। और बच्चे मैं बताऊं, आप देखो यहां सारा खेल फॉरेन पार्टिकल का हुआ है, फॉरेन सब्सटेंस का हुआ है। कहां से? यहां से लेकर यहां तक ये पूरा खेल फॉरेन सब्सटेंस आया और वो बाहर निकला। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को आप बोलिएगा हेटेरोफेजी। क्या बोलिएगा? हेटेरोफेजी। अब बोलिए हेटेरोफेजी समझ में आया क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए जिनको समझ में आ गया हेटेरोफेजी। और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम तब बाइंड करेगा जब बन जाएगा एंडोसोम, और जब टर्सरी लाइसोसोम बन जाएगा तब वो एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकलेगा। अब आइए इसी डायग्राम में बताते थे जल्दी से ऑटोफेगोसोम कैसे बनता है और ऑटोफेजी क्या होता है। मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, ज्यादा काबिल बन रहा था, होशियार, तो इसको मैंने क्या बोला? हाइपर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला? हाइपर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर ये डेड भी हो सकता है, डेड पार्ट भी हो सकता है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, डेड हो, डेड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पता चला कि इसको तो सेल से बाहर निकालना है। तो ऐसे तो कई सारे लाइसोसोम बने हुए हैं यहाँ पे साइड में, प्राइमरी लाइसोसोम ये रहा, और प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर आप पीएच जानते हो कितना होता है? पीएच अप्रोक्सीमेटली 7। तो ये क्या करता है? फ्यूज करता है इसके साथ। ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज किया, फ्यूजन हुआ, तो अब क्या बना पता है? ये देखिए इसका मेम्ब्रेन, ये इसका मेम्ब्रेन, और ये पूरा का पूरा वो वाला पार्ट जो जिसको डाइजेस्ट करना है। और अब यहाँ पीएच क्या हो गया? अटैच होते ही पीएच क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4.5 प्लीज 5। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये किस कलर से लूं, किस कलर से लूं, इस कलर से ले लेता हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर यही कहला रहा है आपका ऑटोफेगोलाइसोसोम। इसको आप एंडोसोम मत बोलिएगा, ये अंदर थोड़ी है, अंदर ही था पहले से। इस पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? ऑटोफेगोलाइसोसोम। अब क्या होगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाएगा, और डिसॉल्व कराने के बाद फिर सेम कहानी होगा। क्या? कि जो मटेरियल काम का है वो तो एब्जॉर्ब, और जो काम का नहीं है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, और फिर हो जाएगा उसका क्या? एक्सोसाइटोसिस। तो जो ये प्रोसेस आपको इधर दिखा, ये पूरा प्रोसेस जो आपको इधर दिखा, जहां पर अपने ही सेल ऑर्गेनेली को जो ज्यादा एडवांस हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, जो या फिर डेड हो गया, उसको डाइजेस्ट किया लाइसोसोम ने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। तो एक ही डायग्राम में मैंने ऑटोफेजी भी दिखाया और एक ही डायग्राम में मैंने हेटेरोफेजी भी दिखाया। अब बोलिए सभी को क्लियर है ऑटोफेजी क्या होता है, हेटेरोफेजी क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए, इस डायग्राम का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसा ही सेम डायग्राम आपके नोट्स में बना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेवलिंग आप कर सकते हैं, जिसको नोट्स में मिला है ऐसा ही सेम डायग्राम है उसमें। आपको एक्सोसाइटोसिस और अच्छे से दिखा दीजिएगा। तो ये था आपका लाइसोसोम समाप्त होता है, यहाँ पे जाके लाइसोसोम समाप्त होता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके ले लेता हूँ, जिनको जो डाउट है एक एक करके मैं ले लेता हूँ, और फिर हम लोग वैक्यूल्स भी होगा तो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभिषेक को डाउट लाइसोसोम में? नो सर। अतीक? नो सर। इरहान? सर आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, बीच में नहीं बोलना है। क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। मैं एक एक करके सारे बच्चों को पूछता हूँ, डाउट है तो बोलिए, और डाउट दूर भी करता हूँ। सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ। ईरान को डाउट? हाँ, ये पूरा प्रोसेस यहां से आना, उसके बाद बनना, फिर रिलीज होना, ये देख लो, ये पूरा एरो मैंने बताया, ये पूरा प्रोसेस हेटेरोफेजी है।
यहां से यहां तक। और कोई डाउट? नेक्स्ट शिवानंद, नो सर। नवीन, नो सर। रिबा। नो सर। हाँ अब बोलिए रोशन, आपको क्या डाउट है? आपका नंबर आया, बोलिए अब, बोलिए इसमें क्या डाउट है आपको? सर समझ में नहीं आता। नहीं आता है तो हम आपसे क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है? समझ में आने के लिए होता क्या है ना कि कंसंट्रेट करना पड़ता है, और दूसरा होता क्या है, क्लास को ध्यान से सुनना होता है सीरियस होके, ऐसे नहीं आता है समझ में। खेल नहीं है पढ़ाई, क्लास को ध्यान से सुनना होता है सीरियस होके। और आपको मैं कल से ही देख रहा हूँ, आप सीरियस होकर सुनते नहीं हो, समझ में क्या आएगा? यहाँ पे और भी बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है। ये 9th क्लास का बच्चा है, आ रहा है समझ में? क्लास के दौरान कॉल उठा के समझिएगा, समझ में कहाँ, जब समझाए लाइसोसोम क्या होता है तब तो आप थे नहीं, तब तो आप बात कर रहे थे फोन पे। अब लाइसोसोम का फंक्शन कहाँ से समझ में आ जाएगा? चावल दाल खाने दे दिए, चावल बनता कैसे देखिए नहीं कि हम आपसे पूछ देंगे कि चावल कैसे बना, तो आपको पता कहाँ है चावल कैसे बना? तो इसलिए यही समस्या है, आप क्लास के समय कॉल पे बात कर रहे थे, आप स्किप कर गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। हम आपसे क्लास के बाद बात करेंगे। चलिए, हाँ तो क्या आज वैक्यूल खत्म कर लिया जाए या फिर आगे नेक्स्ट क्लास? वैक्यूल खत्म करेंगे तो फिर अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, वैक्यूल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? लाइसो तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी होमवर्क लीजिए, होमवर्क होमवर्क एनसीईआरटी, ठीक है? पेज नंबर पेज नंबर कौन है जी? आपसे हम क्लास के बाद बात करते हैं, आपको पता नहीं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे लिखा होगा 132 पे, ठीक है? ये पढ़ लीजिएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइएगा पेज नंबर 134 पे।